नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेज नंबर 104, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? बोन, ब्लड और कार्टिलेज। तो बी से दो होते हैं, बोन और ब्लड, और सी से कार्टिलेज। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यानी हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पेज नंबर 104 पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्टिलेज, बोन और ब्लड ये क्या होते हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो तीन टाइप की बात हुई थी। पेज नंबर आ जाइए 103 पर, पेज नंबर आ जाइए 103 पर। आपको बताया जा रहा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू और उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज में दो टाइप के पढ़े थे हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोस पढ़े थे, और डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। अब आती है बात स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड की बात चलेगी। तो कार्टिलेज क्या होता है? कहेंगे कार्टिलेज, देखिए ये जो टिप, ये क्या है? इसे किसका बना हुआ? ये किसका बना हुआ? कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है ना। तो कार्टिलेज क्या कहेंगे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज, अगर इसका इंटरसेलुलर मटेरियल देखा जाए, कौन सा मटेरियल? इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच का मटेरियल, ठीक है ना। ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। प्लीएबल मतलब होता है लचीला। प्लीएबल मतलब लचीला, आराम से इसको नोट कर लीजिए, लचीला होता है। रेजिस्ट टू कंप्रेशन, यानी ये दबता नहीं है। आप इसे चाहें कि आप इसको सिकोड़ दें दबा के, ये छोटा हो जाए रबर की तरीके, खींच दिया फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। यानी रेजिस्ट टू कंप्रेशन। तो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल कैसा होता है? कहेंगे सॉलिड होता है, प्लीएबल होता है और रेजिस्ट टू कंप्रेशन। क्लियर है बात? अब आती है बात सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। इस टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उसका नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या नाम होता है इसका? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। देखिए, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट, जबकि बोन में क्या होता है? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। बोन में क्या होगा? ऑस्टियोसाइट्स। कोई दिक्कत नहीं। यानी कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज कॉन्ड्रोसाइट। अभी कॉन्ड्रोसाइट्स कहां होते हैं? कहेंगे इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी। स्मॉल कैविटीज, छोटी छोटी कैविटीज में बंद रहते हैं। विद इन मैट्रिक्स, कहां पर? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बनाता कौन है? कहेंगे ये मैट्रिक्स खुद कॉन्ड्रोसाइट सेल सिक्रीट करती है। तो पूरी बात क्या है कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। यानी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एक सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी या आपस में चूंकि एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, तो इसमें क्या होगा? यानी ये चारों तरफ एक मटेरियल सिक्रीट करेंगी और खुद इसी में ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स भी रहेगी, तो इसमें ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स भी रहेंगी, ठीक। यहां जहां की पेयर में दिखाया गया ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स यहां पे है ना, कार्टिलेज सेल इसी को बोलते हैं, ठीक। पेयर में रहेंगे तो आप पेयर में दिखा लीजिए, इसमें कौन सी बात है। इस तरीके से क्लियर बात है। अब आगे बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट नहीं, वर्टिब्रेट। ज्यादातर कार्टिलेज क्या होता है? एम्ब्रियो का, ठीक ना, आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। बात को समझिए। बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज, ज्यादातर कार्टिलेज जो कि एम्ब्रियोनिक, जितने वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कौन कौन होते हैं? बहुत आराम से बताइए। वर्टिब्रेट भैया फिशेस हो जाएंगी आपकी, ठीक ना। फार्मा क्या याद रखते थे हम लोग? फार्मा, यानी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल, एव्स या एवीज जिसको कहते थे, या बर्ड जिसको कहते थे, फार्मा, ठीक। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल एंड एवीज। इसकी बात चल रही है कि इनके एम्ब्रियो में जितना कार्टिलेज होता है, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो वो कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बोन से। तीसरी बात है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर, ठीक, एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता था कि मोस्टली बोन्स ज्यादा नहीं होती, कार्टिलेज ज्यादा होती हैं, और वही कार्टिलेज आगे जाके किस में रिप्लेस हो जाती है? बोन से रिप्लेस हो जाती है। आगे बता रहे कार्टिलेज प्रेजेंट इन, कार्टिलेज कहां पाए जाते हैं? कहेंगे टिप ऑफ नोज, ये जो नाक का टिप होता है वहां पर, टिप ऑफ नोज। आउटर ईयर ज्वाइंट्स, आउटर ईयर ज्वाइंट मतलब देखिए इनर ईयर ज्वाइंट्स अलग होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ऑसिकल, उसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। उसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स, मैलस है ना, वहां पे MIS इस तरीके से नाम था उसका। तो वो ज्वाइंट्स होते हैं, वो अंदर वाले, ये बाहर की ज्वाइंट्स की बात चल रही है।
यानी इसका मतलब कार्टिलेज के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो रही है आपको कि कार्टिलेज प्रेजेंटेड कहेंगे टिप ऑफ नोज आउटर ईयर जॉइंट्स, कहां पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम होता है ना इनके बीच में पाई जाती हैं, और कहां पर कहेंगे लिम्स और हैंड्स में, इन एडल्ट, जो वयस्क लोग होते, एडल्ट मतलब होता है वयस्क, मैच्योर। एडल्ट बॉडी कब होगी, 18 साल का, 18-20 साल के आसपास की उम्र की बात चल रही है। यानी इनमें क्या होगा कि उनके हाथ और पैर में भी आपको कार्टिलेज मिलेगा। तो कुल मिला के कार्टिलेज के बारे में एनसीईआरटी ने इतना लिखा हुआ है। ठीक, जरा आप पढ़ते हैं इसको। कार्टिलेज की बात, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, और कंप्रेशन इसमें नहीं होता। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, ठीक, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू क्या होती है, कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट या कार्टिलेज सेल। कॉन्ड्रोसाइट को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज सेल। याद रखिएगा इसका नाम दूसरा है एक कार्टिलेज सेल। क्या नाम है, कार्टिलेज सेल, याद रखिए। ठीक, तो ये बातें याद रखेंगे। Cells of this tissue chondrocyte are enclosed in a small cavity within the matrix secreted by them. Them का मतलब वही chondrocyte cells जो secrete करती है मैट्रिक्स, उन्हीं में खुद chondrocyte present होता है। आगे बता रहे हैं, most of the cartilage in vertebrates embryo are replaced by bones in adult. Cartilage is present in tip of nose, outer ear joints between adjacent bones of vertebral column, limb and hand in adults. लिम्स और हाथ और पैर में, एडल्ट्स के हाथ और पैर में भी कार्टिलेज पाया जाता है। इतनी बातें यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो आप इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए कि यानी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड आते हैं। पहली बात, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज की हम बात करते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल इनका कैसा होता है, कहेंगे सॉलिड होता है, प्लीएबल होता है और रेजिस्ट टू कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन नहीं होता। आगे बता रहे हैं क्या, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट, या उसी को बोलेंगे कार्टिलेज सेल। और ये कहां होती है, कहेंगे इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी, जिसे हम कहते हैं इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी विद इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर एक स्मॉल कैविटी होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, उसमें सेल्स होती हैं। अब मैट्रिक्स कौन सिक्रेट करता है, कहेंगे ये खुद कॉन्ड्रोसाइट सेल सिक्रेट करती हैं। आगे बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में ज्यादातर कार्टिलेज किससे से रिप्लेस हो जाते हैं, बोन्स में। जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो किसमें रिप्लेस हो जाती हैं, कार्टिलेज, बोन्स में रिप्लेस हो जाती हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, वर्टिबल कॉलम के बीच में, यानी बोन्स ऑफ वर्टिबल कॉलम लिखा है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, जो एक के बाद एक बोन्स लगी रहती है उनमें, वर्टिबल कॉलम की, ठीक, उनके बीच में, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। ये बात आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं बोन पे। चलिए अब बात करेंगे बोन्स की। अब तक बात हुई थी कार्टिलेज की, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं, सिक्रेट करती है मैट्रिक्स, उसे में कॉन्ड्रोसाइट सेल खुद प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज कैसे होते हैं, तो कहेंगे प्लीएबल होती हैं, ठीक। उसके बाद क्या बताया गया, प्लीएबल के साथ साथ सॉलिड होती हैं और रेजिस्ट टू कंप्रेशन। इतनी बातें आपने सीख ली। अब हम बात करते हैं बोन्स की। तो बोन्स में कह रहे हैं कि ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन्स इज, इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जिसको हम कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस ऑफ बोन्स इज, बोन्स का कैसा होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लीएबल, लचीला नहीं होता है, और रिच इन कैल्शियम साल्ट। अब कैल्शियम साल्ट कौन से होते हैं, मेनली होता है कैल्शियम फास्फेट, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको आप बना लीजिए, क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कैसे लिखते हैं, PO4 का होल थ्राइस, इस तरीके से यहाँ ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये मेन होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है मेनली, कैल्शियम फास्फेट। और कैल्शियम साल्ट में दो चीजें होती है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ कहेंगे कोलेजन फाइबर, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना फाइबर के बारे में, तो वो कोलेजन फाइबर भी इसमें ज्यादा होते हैं। और ये क्या करते हैं, कहेंगे गिव स्ट्रेंथ टू द बोन, यानी क्या देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन को। यानी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन्स इज, कैसी होती है ग्राउंड सब्सटेंस उसका, कहेंगे ग्राउंड सब्सटेंस इनका होता है हार्ड, यानी हार्ड का मतलब कठोर, एकदम ठोस होता है, नॉन प्लीएबल, लचीला बिल्कुल नहीं होता है, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर। और ये जो कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर होता है, क्या करते हैं, गिव स्ट्रेंथ टू द बोन, बोन को क्या, दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है दृढ़ता, है ना, दृढ़ता, ताकत कह लीजिए आम भाषा में, ठीक। यानी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज हार्ड, नॉन प्लीएबल एंड रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर।
ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन्स इज हार्ड, नॉन प्लेएबल, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर। कैल्शियम साल्ट क्या होता है? कहेंगे कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इनका, ठीक है ना। ये मटेरियल बोन्स मेनली इसी की बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम साल्ट की, और ये बॉडी में खुद सीक्रेट होता है, कहीं बाहर से नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। बॉडी में जो हम डाइजेशन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो हमारे बॉडी में कैल्शियम जाता है अंदर, उसका क्या किया जाता है? उसको स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड किया जाता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से हड्डियां अपने आप उसी में लेयर बाय लेयर बनती जाती हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है उसी तरीके से हड्डियों की भी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। तो बोन्स में ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज हार्ड, नॉन प्लेएबल, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर, जो कि दृढ़ता प्रोवाइड करती है। आगे बता रहे हैं इट इज मेन टिश्यू, ये मेन टिश्यू है। क्या प्रोवाइड करता है मेन टिश्यू? स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाने का काम करता है बॉडी का, यानी इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम। स्ट्रक्चरल फ्रेम का मतलब यानी एक ऐसा ढांचा जिस पर, जैसे अब पता चले बोन अगर ये सब ना काम करे तो कौन करेगा फिर? तब तो आदमी टेढ़ा नजर आएगा, गोल नजर आएगा। तो इससे क्या होता है? ये जो स्केलेटन यानी जो स्केलेटन सिस्टम है, ये पूरा इसी पर आप मसल्स लगा दीजिए, इसी के अंदर आर्गन सेट कर दीजिए, आपको एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा ह्यूमन बींग्स का या जिसका भी आपको देखना चाहे। तो इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। इट प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है? कहेंगे सॉफ्टवेयर टिश्यू को और आर्गन को, सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड आर्गन को प्रोटेक्ट करता है। इन बोन सेल्स क्या होती हैं? बोन सेल्स होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स का नाम क्या है? कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। बोन में सेल्स होती हैं, ये कहां प्रेजेंट होती हैं? बोन में जो स्पेस होता है ना, उसी में प्रेजेंट होती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, यानी प्रेजेंट इन स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या? कहेंगे लैकुनी। क्या नाम है? लैकुनी नाम है। इस स्पेस का क्या नाम है? कहेंगे लैकुनी नाम है, ठीक। इन्हीं में क्या होगी? बोन सेल्स। अब बोन सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट, बोन सेल ऑस्टियोसाइट, बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का काम पूछते हैं लोग कि इसका काम क्या है? कहेंगे इसका काम यही सिक्रीट करना, यानी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और कार्बोनेट, इनका सिक्रीशन। कुछ कई बार सेल्स का फॉर्मेशन करना, यानी इनका काम क्या है? सेल्स बनाती हैं, ये खुद एक नई सेल्स बनाती हैं, इस तरीके से इनका काम है। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लैकुनी। आगे बता रहे हैं लिम्ब बोन। लिम्ब बोन मतलब, लिम्ब का मतलब हाथ पैर, ये लिम्ब है हमारे। लिम्ब बोन सच है जैसे कि लॉन्ग बोन ऑफ लेग, जो लॉन्ग लेग मतलब समझते, पैर की लंबी हड्डियां, ये क्या करती हैं? वेट बियरिंग। हमारी पूरी बॉडी का वेट कहां बियर करता भैया? पैर की हड्डियों पे जाता है ना। तो ये वेट बियरिंग होती हैं। तो लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व वेट बियरिंग। किसका काम करती हैं? वेट को साधने का काम करती हैं। वेट मतलब समझते, बिल्कुल समझते होंगे, भार को साधने का काम करती हैं लंबी हड्डियां, ठीक। लंबी हड्डियां, पैर की लंबी हड्डियां क्या करती हैं? भार को साधने का काम करती हैं, वेट को साधने का काम करती हैं। अगर वो वेट न ले तो बॉडी क्या हो जाएगी? टूट फूट जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। बोन्स आल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटन मसल्स। जाहिर सी बात है, स्केलेटल मसल से और बोन से बिल्कुल एकदम टाई अप होता है, वरना ना हो तो मूवमेंट कैसा होगा? मसल्स का काम है मूवमेंट करना, बोन्स का काम है क्या? जब मसल्स ऐसे, देखिए या मसल्स ये क्या हो रही है? स्ट्रेच हो रही है। ये क्या हो गया? नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल है। स्ट्रेच हो रही है, कंप्रेशन होगा उसमें, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना इसमें। एक होती है रिलैक्सेशन, उसी को बोलते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो इस तरीके से क्या होता है? मसल्स के कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होगा? हड्डियां, यानी ये बॉडी में मूवमेंट होता है। तो इस बात को बताया जा रहा है कि बोन्स आल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटन मसल। बोन्स आल्सो इंटरैक्ट विथ स्केलेटन मसल अटैच टू देम, जो जिससे जुड़ी होती है। सभी मसल से इनका इंटरेक्शन होगा नहीं, कहेंगे उसी मसल से इनका इंटरेक्शन होता है जो बोन से जुड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स आप पढ़ते हैं, ठीक। टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, और उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। बोन मैरो, एक टर्म आएगा बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या है? कहेंगे बोन मैरो प्रेजेंट इन सम बोन। याद रखिएगा, सभी बोन में नहीं पाया जाता बोन मैरो। जो लॉन्ग बोन होती है ना, जैसे हाथ की और पैर की, अब पैर में ज्यादा, यानी बोन मैरो कैविटी, बोन कैविटी, उसी में होता है बोन मैरो। तो बोन मैरो प्रेजेंट इन सम बोन, इट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। किसकी साइट है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स की साइट का। यानी अब ब्लड सेल क्या होती है? कहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
यहीं से बनता है। प्लेटलेट्स वाली जो सेल्स होती हैं यहीं से बनती हैं। कहां बनती हैं वो सब? बोन मैरो से बनती हैं। कहां बनती हैं? बोन मैरो से। इतनी बातें भाई साहब बता रखे। कह रहे हैं ब्लड हैव हार्ड, देखिए लिखा ब्लड हैव हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंसेज रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इट इज मेन, लिखा है, इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लैकुनी। आगे बता रहे लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. पेज नंबर 104 पर पूरी कहानी कुल मिला के हो गई। याद करने वाली बात क्या इसमें? याद करने वाली सबसे जरूरी बातें हैं कि बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल होता है और रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर। किससे? रिच इन कैल्शियम साल्ट, और कैल्शियम साल्ट में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आप याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है ये क्या करते हैं? कहेंगे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि ये बोन्स है क्या? कहेंगे ये मेन टिश्यू है। ये मेन कौन सा टिश्यू? कहेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेम। स्ट्रक्चरल फ्रेम, उस ढांचे पर ही मसल्स और ऑर्गन फिट करिए तो एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इट प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है? सॉफ्टवेयर टिश्यू को। किसको प्रोटेक्ट करता है? कहेंगे सॉफ्टवेयर टिश्यू को और ऑर्गन को। बोन सेल्स क्या होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। बोन सेल्स क्या होती हैं? ऑस्टियोसाइट। कहेंगे कहां प्रेजेंट होती हैं? कहेंगे एक स्पेस होता है उसमें प्रेजेंट होती है। इस स्पेस का नाम है लैकुनी। क्या नाम है? स्पेसेस, जिस स्पेसेस में प्रेजेंट होती है उसका नाम है लैकुनी। क्लियर बात? बिल्कुल। फिर से देखिए बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लैकुनी। कहेंगे लिम्ब बोन। लिम्ब बोन मतलब जैसे कि लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स, ये क्या करती हैं? सर्व एज वेट बियरिंग फंक्शन, भार को साधने का, लोड लेने का काम करती हैं आपकी पूरी बॉडी का। आप हो गए 2 कुंटल के फिर भी चल ले रहे हैं। कैसे चल पा रहे हैं? क्योंकि आपके पैर की हड्डियां आपका वेट बियर कर रही हैं। इसी को सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। आगे बताया जा रहा है कि बोन्स आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स। भैया जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इससे बोन का क्या होता है? बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, यानी बोन और मसल्स आपस में जुड़ी होती हैं और मसल्स में जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है और मूवमेंट की वजह से बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। देखिए ऐसे हो गया फर्स्ट क्लास। ये क्या मूवमेंट? इसी को बता रहे हैं कि बोन्स आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच्ड टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। आगे बता रहे हैं क्या? बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो क्या? कहेंगे सम बोन्स में, हर जगह नहीं, सम बोन्स में प्रेजेंट होती है बोन मैरो। बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? कहेंगे साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स क्या होती है? कहेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना? इस तरीके की सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है। अब ये कहां पढ़ने को मिलेगा आपको? कहेंगे जब 12th की बुक में हम लोग पढ़ेंगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो वहां पे बताया जाएगा कि बोन मैरो से पहले सेल्स बनती हैं, फिर बाद में थाइमस में जाके मैच्योर होती हैं, उसके बाद वो एंटीबॉडीज वगैरह ये सब आगे जाके काम करती हैं, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है ना? तो ये बातें आप याद रख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग ब्लड पे। किस पे? ब्लड पे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगली कहानी है ब्लड। ब्लड क्या है? पहली बात स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन साथ ही साथ हम इसे कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल के साथ साथ ये क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? जिसमें एबिलिटी टू फ्लो, वो सारे सब्सटेंस फ्लूइड होते हैं। ठीक है ना? जैसे गैसेस क्या है? एक फ्लूइड है। लिक्विड क्या है? सब फ्लूइड है। इस तरीके से जैसे ग्लास सुपर क्यूल्ड लिक्विड पुरानी बिल्डिंगों में क्या होता है? नीचे की तरफ जमा होता है, इसलिए नीचे वाला पोर्शन मोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? फ्लूइडिटी होती है। देखिए सब्सटेंसेस को अगर दृढ़ता के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर, अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो कहेंगे एक रिजिड सब्सटेंस और एक फ्लूइड सब्सटेंस। यानी रिजिडिटी किसमें ज्यादा है और फ्लूइडिटी किसमें ज्यादा है, इस तरीके की बात करेंगे। तो यहां पर ब्लड क्या है? कहेंगे फ्लूइड है। ब्लड एक क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कंटेन, इसमें क्या क्या होता है? कहेंगे प्लाज्मा होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है। सेल्स को पहले क्या कहा जाता था? कार्पकल्स कहा जाता था। तो आप परेशान मत होइए, कार्पकल्स इस तरह से नहीं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी ब्लड क्या है? कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स।
तो आपको याद होगा अगर आपको पूछा जाए कि अगर कहीं पर कोई बीमार हो जाता है और किससे बीमार था, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए या टाइफाइड भी हल्का फुल्का, अगर इस तरीके से, ठीक है ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई। तो यही वाली बात है कि ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं, ठीक। और इसकी डिटेल स्टडी किस चैप्टर में मिलेगी आपको, तो बताया जा रहा है कि चैप्टर 17 और 18 में मिलकर पढ़िए। चैप्टर 17-18 में कहेंगे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के साथ, और उसके बाद रिस्पिरेशन वाले सिस्टम में ब्लड के बारे में बताया गया। तो ब्लड क्या है, कहेंगे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। कहेंगे क्या, इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग, यही सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है ना, यही सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरे। अब ट्रांसपोर्ट वाले सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आयन, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड, सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। यानी इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो ब्लड के बारे में इतनी बात बता रहे हैं कि ब्लड में क्या होता है, कहेंगे प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक, प्लेटलेट्स। इट इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, हेल्प इन सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस। आगे बता रहे हैं क्या, ब्लड इज, जो एनसीईआरटी में लिखा है एकदम सेम बातें वही लिख दी कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. It is a main circulating fluid that help in transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. आगे बता रहे हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे मसल टिश्यू। मसल टिश्यू पढ़ने से पहले कुछ बातें और जो शायद कभी कभार पूछी जाती हैं या कोई राह चलता आपसे पूछ लेता, जैसे लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन में क्या होती है, कहेंगे दो कैनाल होती है, एक को बोलते हैं हार्वर्सियल कैनाल, हार्वर्सियल कैनाल, और दूसरी होती है वॉकमैन कैनाल, ठीक है ना। कैनाल मतलब नलिकाएं, गुहिकाएं जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या होती है, नलिकाएं, ठीक है ना, यानी हार्वर्सियल कैनाल ये मेन कैनाल होती है, ठीक। और दूसरा एक वॉकमैन कैनाल जो बहुत सारी होती है। जब किसी हड्डी का टीएस करेंगे आप, टीएस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन, और ट्रांसफर सेक्शन मतलब इस तरीके से टुकड़े में आप हड्डी ले आइए, ये इस तरीके से कोई हड्डी ले आइए, उसके बाद आप इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कर दीजिए ऐसे। जब ऐसे करेंगे और उसका पूरा मतलब हड्डी अपने ऐसे काटी तो आपको पोर्शन क्या दिख रहा है, सिर्फ ऐसे दिख रहा है, एक ये आप ये ऐसे देख पा रहे हैं ऐसे। तो जब यहां देखेंगे तो ये एक मेन कैनाल आपको दिखेगी इस तरीके से, और उसके साथ साथ छोटी छोटी इधर 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 इस तरीके से कैनाल इसमें दिखती हैं, ठीक है ना। तो ये मेन कैनाल जो होती है वो क्या होती है, कहेंगे हार्वर्सियल कैनाल, और वॉकमैन कैनाल बहुत सारी होती है। तो ये बनाने और पूछने के लिए नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, बस याद रखें कि दो कैनाल होती है, एक हार्वर्सियल और वॉकमैन, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही है, ठीक है ना। तो लॉन्ग बोन में, और कौन सी बोन में होती है, लॉन्ग बोन में हार्वर्सियल कैनाल मेन होती है, वॉकमैन कैनाल बहुत सारी होती है। आगे बता रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट टर्म अगर कहीं आ जाए तो क्या मतलब होता है, बोन फार्मिंग सेल्स, जो बोन को बनाने वाली सेल्स होती है उनसे क्या कहा जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। अब टर्म आ गया क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब बोन ईटिंग या बोन डिस्ट्रक्टिंग सेल, डिस्ट्रक्ट करे, जो नष्ट करे, जो खत्म करे, है ना। तो क्या टर्म आज यूज किया जाएगा, कहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट यूज किया जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल। एक टर्म आएगा ऑस्टियोजेनेसिस, जब ऑस्टियोजेनेसिस हम टर्म यूज करेंगे, ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन, जेनेसिस का मतलब कहीं पर भी हो, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, है ना। जेनेसिस का मतलब जन्म देना यानी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स कहा जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। तो कहते हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस हो गई हड्डियों में, ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ बोन, ऑस्टियोपोरोसिस डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, ऑस्टियोक्लास्ट बोन ईटिंग सेल, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फार्मिंग सेल्स। ये बातें आप याद रख लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक आध बात बस और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं मसल्स टिश्यू, ठीक, इतनी बातें नोट कर लीजिए अच्छे से एकदम। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग मसल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, मसल टिश्यू, ठीक। चार टाइप के टिश्यू थे, एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा,
इपिथेलियल के बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मसल टिश्यू, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, न्यूरल टिश्यू। तो 4 टाइप के थे, जिसमें कि 3 टाइप हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब उसके बाद हम बात करें किसकी, मसल टिश्यू की। तो मसल टिश्यू की बात करें कि ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी, जो मसल होती है ना, मसल आप देखें, इसको काटिए, यहाँ पे मसल्स दिखेगी, इसको काटिए, ऊपर की तरफ मसल्स दिखेगी, है ना। तो मसल्स इज मेड अप ऑफ, कह रहे हैं ना, ईच मसल्स इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर। कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल अरे, पैरेलली अरेंज होते हैं। पैरेलली अरे का मतलब यानी इस तरीके से इसमें मसल्स इस तरीके से अरेंज होंगी, इसमें ये फाइबर अरेंज होते हैं इस तरीके से, ठीक। और इसके ऊपर एक इस तरीके से ये लेयर चढ़ा दीजिए, ये आपकी बाइसेप्स बन जाती है। तो यहां पर देखा होगा, आपने देखा होगा कोई बहुत सारे फिगर जो इसी तरीके से पूरी बॉडी बना दी जाती है। यहाँ की मसल्स ऐसे लंबी लंबी, फिर ये धारियादार इस तरीके से बनाई जाती है। तो इसका मतलब मसल्स टिश्यू में बता रहे हैं कि ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल, ये पैरेलली अरेंज होती है। आगे बता रहे हैं कि फाइबर जो होते हैं, कौन से फाइबर, ये वाले जो फाइबर हैं इनकी बात चल रही है, ये फाइबर्स होते हैं इनकी बात चल रही है। कहेंगे ये फाइबर भी कई सारे फाइबर से मिलकर बने होते हैं, इनकी बात चली कि फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस, न्यूमरस मतलब कई सारे, फाइन पतले फाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और इन फाइब्रिल्स का नाम होता है मायोफाइब्रिल्स। मसल्स वाले फाइब्रिल है तो मायो, मायो मींस मसल्स की बात चल रही, यानी मायोफाइब्रिल्स। इसके बारे में भी हम लोग स्केलेटल सिस्टम और मोमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी मसल्स टिश्यू में ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ, पूछा जाता कहेंगे लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स, ठीक, अब पैरेलली होते हैं। फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स, फाइन मतलब पतले, और पतले पतले फाइबर से बने होते हैं, जिसको क्या नाम है, फाइब्रिल्स। किससे, फाइब्रिल्स, फाइबर किससे, फाइब्रिल से। अब फाइब्रिल का नाम क्या रखेंगे, मायोफाइब्रिल्स। आगे बता रहे हैं क्या कि फाइबर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये छोटे हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलेशन। देखिए जब यहां पे कोई स्टिमुलेशन आया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे पीछे हाथ हटाओ, ये वाला स्टिमुलेशन, जैसे कि आपने क्या किया, तवा गरम है, हल्का सा छूता, आप क्या करते हैं, हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो पीछे हटाने की प्रोसेस में क्या क्या होता है, नर्वस सिस्टम अपना काम करता है, उसके बाद मस्कुलर सिस्टम अपना काम करता है। 2 सिस्टम यहाँ पे एक काम करेंगे, तो यहाँ पे कांटेक्ट कर जाएंगे, मसल्स क्या होंगे, यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हाथ पीछे आएगा। अब जब स्टिमुलेशन खत्म, यानी स्टिमुलस खत्म, तब ये नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब रिलैक्स, और रिलैक्स का मतलब लेंथन। लेंथन का ये मतलब नहीं कि बढ़ जाना, मतलब ये हाथ इतना था अब बढ़ के इतना हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी फाइबर कांटेक्ट करते यानी छोटी हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के दौरान जो मसल्स फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी छोटी हो जाती हैं। देन बताया जा रहा है रिलैक्स, उसके बाद रिलैक्स हो जाती हैं एंड रिटर्न टू अनकंट्रैक्टेड, यानी अनकंट्रैक्टेड, सॉरी, रिटर्न टू अनकंट्रैक्टेड स्टेट, बिना सिकुड़े हुए स्टेट में वापस पहुंच जाती हैं इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। और ये फैशन एकदम कोऑर्डिनेटेड होता है, ये नहीं कि पहले मसल्स ये थोड़ा सा रह गया तो बाद में फिर उसके बाद और थोड़ा सा कांटेक्ट करके फिर, ऐसा कुछ नहीं। लगातार जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, कांटेक्ट फिर रिलैक्स, कांटेक्ट फिर रिलैक्स, ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में हो रहा है। तो फाइबर, कौन से फाइबर की बात चल रही है, यानी मसल फाइबर की बात चली। कौन से फाइबर, मसल फाइबर की बात चली, जो कैसे है, कहेंगे लॉन्ग सिलिंड्रिकल होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग सिलिंड्रिकल और पैरेलली अरेंज होते हैं। फाइबर कंपोज्ड ऑफ किसकी बात करें, कहेंगे फाइन मायोफाइब्रिल्स की बने होते हैं, फाइन फाइब्रिल्स, जिसको हम नाम देंगे मायोफाइब्रिल्स। आगे बता रहे कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, कब, जब कोई स्टिमुलस आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, एंड देन उसके बाद क्या होगा, कहेंगे रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स का क्या मतलब होगा, कहेंगे वापस उसी स्टेट में पहुंच जाना जैसे पहले थी, यानी रिलैक्स का मतलब रिटर्न टू अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। आगे बता रहे मसल्स प्ले, मसल्स का काम क्या है, कहेंगे एक्टिव रोल इन मोमेंट, जितने भी टाइप का मोमेंट हो रहा है आपकी बॉडी में उसमें मसल्स का एक्टिव रोल होता है। क्या होता है, मसल्स का एक्टिव रोल होता है, यानी मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मोमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी में जितने भी टाइप का मोमेंट, जैसे आप लेटे ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, ये सब मोमेंट है। इस मोमेंट में कौन काम कर रहा है, कहेंगे मसल्स और बोन्स दोनों काम करती हैं, मसल्स का एक्टिव रोल होता है। मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मोमेंट्स ऑफ बॉडी। मसल्स 3 टाइप की होती है, मसल्स कितनी टाइप की, 3 टाइप की, स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं
उनकी बात होगी तो स्मूथ मसल जैसे एलिमेंट्री कैनाल जो हड्डियों के अलावा और किसी से जुड़ी हूं तो वो क्या होगा, यानी हड्डियों के अलावा भी मसल्स होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे जैसे कि आप एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक पे अपना कंट्रोल दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे। एब्डोमिनल मसल्स में कुछ हद तक आप दिखाते हैं जब सांस ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारी मसल्स हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक, कार्डियक मसल्स, हार्ट वाली जो मसल्स होती है जिससे हार्ट बना होता है, किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। और भी उसमें बहुत सारे सेल्स होती हैं, मसल्स कार्डियक होगी और इपिथेलियल टिश्यू भी होगा, उसमें नर्वस सिस्टम वाला न्यूरल टिश्यू होगा। उसके बाद और कौन सा पढ़े थे हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये सारे टिश्यू हार्ट में पाए जाते हैं, ये आगे बताया गया। इतनी बातें आप मसल्स में पहले इंट्रोडक्शन के तौर पर है कि ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स पैरेलल अरेंज्ड। आगे बता रहे हैं फाइबर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। कॉन्ट्रैक्ट होगा कब, कहेंगे इसको जब कोई रिस्पांस यानी किसी स्टिमुलस का रिस्पांस करना होगा तब। जैसे कोई स्टिमुलस आपने पिन चुबोया, एक स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस ब्रेन को भेजा गया, ब्रेन ने कहा यार हाथ हटाओ पीछे, ये वाली बात होती है तब। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम काम करता है एक साथ, न्यूरोमोटर जिसको कहते हैं फंक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टेन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स हो जाएगा, वापस अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, कॉन्ट्रैक्ट न हो वाले स्टेट में पहुंच जाएगा। ये क्वाड्रेंटेड फैशन में ये काम होता है। आगे बता रहे मसल्स क्या करता है, कहेंगे एक्टिव रोल करता है किसमें, मूवमेंट में, किसमें, मूवमेंट में। आगे बता रहे क्या, मूवमेंट बोलते हैं उसको फिलहाल। मसल्स आर 3 टाइप्स, स्केलेटल, कार्डियक और स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक, स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक। पूरी बात इतनी नोट करिए। चलिए स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, 3 टाइप की बात होगी मसल्स की, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ, यानी स्केलेटल स्मूथ कार्डियक, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक, स्केलेटल स्मूथ कार्डियक। हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, कहेंगे जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है तो स्ट्रेटेड या स्ट्रैक्ट होती हैं, है ना, स्ट्रिप्ड कह लीजिए, और वॉलंटरी इन फंक्शन होती है। मतलब स्ट्रेप्टेड और स्ट्रिप्ड का क्या मतलब है, कहेंगे इस पे एक रेखाएं, पट्टिकाएं, हालांकि शुद्ध शब्द पट्टिकाएं होता है, या इसको कहते रेखित होती हैं, मतलब इस पे धारियां बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं, धारियां, और ये पैरेलली अरेंज होती हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 105 पे फिगर, सबसे किनारे वाला पहला वाला फिगर। ये क्या, स्केलेटल मसल, जिसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स। और ये होती कैसे, कहेंगे ये इस तरह से बनाइए इसको, फिर उसके बाद इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाइए, ये आप मसल्स इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से धारियां बनी रहेंगी, ये क्या बनी रहेंगी, धारियां, और बीच बीच में ये इस तरीके से आप दिखा लीजिए। जो ये इस तरीके वाला अरेंजमेंट होगा ना इनका, ये धारियां बनी रहती। तो ये अरेंजमेंट जब होगा तो कहेंगे ये स्केलेटल मसल्स हैं, जो ये कैसी, स्ट्रेटेड हैं या स्ट्रिप्ड बोला जाएगा, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप पाई जाना। ठीक, तो फिगर में वो लंबी लंबी दिखाई गई हैं। ठीक, तो स्केलेटल मसल्स कैसे होते, कहेंगे स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड, वॉलंटरी इन फंक्शन। वॉलंटरी फंक्शन का मतलब हमारी इच्छा से ये जो है मूव कर सकती हैं, हम इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जिसमें हमारा खुद का कंट्रोल हो। तो इसे क्या कहेंगे, यानी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये हो जाएगा क्या, कहेंगे स्ट्रेटेड या स्मूथ, स्ट्रेटेड या फिर स्केलेटल मसल्स। तो ये बात आप याद रखेंगे, स्ट्रेटेड भी पूछा जाता है, स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी या स्ट्रिप्ड एंड वॉलंटरी, ये पूछा जाता है डायरेक्टली। अब ये होती क्या है, कहेंगे क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। जाहिर सी बात है बोन से डायरेक्ट अटैच होंगी, किससे, डायरेक्ट अटैच होती है, क्लोजली अटैच्ड किससे होती है, बोन से अटैच होती है। आगे बता रहे जैसे एग्जांपल के तौर पर मसल्स फाइबर ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप्स इसको कहते हैं, ठीक है ना, बाइसेप्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। कैसे होती, पैरेलल फैशन में होती है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर मसल्स फाइबर ऑफ बाइसेप्स आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन। आगे बता रहे अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, किसकी, कहेंगे टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ, कौन सी चीज, शीथ, इनको घेरा बनाती है। तो कहेंगे इनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर। मतलब यानी एक बंडल ये बना लीजिए, आपने कहा एक बंडल ये हो गया, दूसरा बंडल ये हो गया, तीसरा बंडल ये हो गया, चौथा बंडल ये हो गया। तो इसके ऊपर देखिए यहां पर ये मसल्स फाइबर का बंडल है, आपको इस तरह से दिखेगा, ये फाइबर इस तरीके से लगे हैं अरेंज पैरेलली, लंबे लंबे एकदम, और इसके ऊपर एक घेरा ये रहेगा, फिर इसी तरह से एक घेरा ये इस तरीके से। तो ये जो चीज है वो किसकी बनी होती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहेगी, ठीक है ना। ये स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ेंगे ढंग से, पूरा अच्छे से एकदम ढंग से पढ़ेंगे।
तो आगे बता रहे हैं कि स्केलेटल मसल्स की बात चल रही है, तो स्ट्रेटेड और वॉलंटरी इन फंक्शन, स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी। स्ट्रेटेड का मतलब कहेंगे स्ट्रक्चर वाइज, स्ट्रक्चरल, इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें पट्टिकाएं पाई जाती हैं या रेखाएं पाई जाती हैं, रेखित होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। शुद्ध हिंदी में इसको इस तरह से बोला जाता है, यानी स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड या फिर वॉलंटरी कहेंगे, क्या कहेंगे, और सॉरी स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड और वॉलंटरी साथ में, ठीक है। कह रहे क्लोजली अटैच्ड विद स्केलेटल बोन, मसल्स फाइबर ऑफ बाइसेप्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। आगे बता रहे हैं सी टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस स्मॉल बंडल्स, बहुत सारे सेवरल बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर को घेरे रहते हैं। अब आती है बात स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसे होती है, नॉन स्ट्रेटेड। इसका जब स्ट्रक्चर देखा गया तो इस पर कोई धारियां नहीं थी, कोई रेखाएं नहीं थी, कोई पट्टिकाएं नहीं थी, या क्या बोला गया, नॉन स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रिप्ड। लेकिन इनका जो फंक्शन है वो इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब हम इन पे डायरेक्ट कंट्रोल हमारा नहीं रहता, ठीक है ना, यानी ये ऑटोमेटिक, यानी ब्रेन से सिग्नल जाता है, ठीक, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम्स के थ्रू, और वहां से उनके हिसाब से कंट्रोल, ब्रेन खुद इनको कंट्रोल करता, हमारी इच्छा से वॉलंटरी। जैसे होता है ना कि हम चाह रहे हैं कि इसको उठा ले तो उठा लेंगे, ठीक इसी तरह से आप चाह रहे हैं कि आपका स्टमक ऊपर आ जाए, थोड़ा थोड़ा नहीं, एब्डोमिनल मसल्स की बात नहीं करें, इंटेस्टाइन में आ जाइए, इंटेस्टाइन आपका थोड़ा सा ऐसे ऐसे लहरे, इच्छा करिए, होगा नहीं होगा। तो बहुत सारी मसल्स बॉडी में ऐसी हैं जो आपकी इच्छा से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है, इसको बोला जाता है अनैच्छिक। क्या बोलते हैं इसको, अनैच्छिक। यानी स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रिप्ड होंगी, ये स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज इनवॉलंटरी होती हैं। जैसे आगे बता रहे हैं, क्या अभी बताया जाएगा इसके बारे में, एग्जांपल कहां पाई जाती है, ठीक ना। दीज फाइबर आर टैपर एट बोथ एंड, और इसी को बोला जाता है जो फ्यूजिफॉर्म, इससे क्या बोला जाता है, फ्यूजिफॉर्म। फिगर नंबर आप देखिए बी 105 पर फिगर नंबर बी है, वो है स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स कुछ ऐसी होती हैं, आप देखिए ये यहां से ऐसे ऐसे बना लीजिए, फिर ये ऐसे, एक दूसरा ऐसे, यानी फ्यूजिफॉर्म का मतलब जिस तरीके से शकरकंद मिलती है ना आपको, उसी तरीके से ये मसल्स होती हैं, फ्यूजिफॉर्म इसी को बोला जाता है। रेडिस फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर जो टैपर एट बोथ एंड, बोथ एंड पर दोनों ही टैपरिंग हो, टैपरिंग का मतलब झुकाव हो, इस तरीके का, ये इस तरीके का, तो कहेंगे ये टैपर है। तो यह बनाई गई है क्या, यहां पर देखिए, यहां बहुत सारी मसल्स बना के दिखाए हैं वो, तो ये कौन सी हो जाती हैं, कहेंगे स्मूथ मसल्स हो जाती हैं, जिसपे कोई धारियां नहीं पाई जा रही। देखिए कोई रेखाएं इस तरीके की वाली इस पर नहीं है, तो इसलिए क्या है ये, कहेंगे ये नॉन स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रिप्ड होती हैं, और इनका फंक्शन इनवॉलंटरी होता है, हमारी इच्छा से बाहर होता है। दीज फाइबर्स आर टैपर एट, इसलिए बोला था टैपर होती है, कैसे थी, टेपर है ना, एट बोथ एंड, यानी फ्यूजिफॉर्म। डू नॉट शो स्ट्रेशन, इनमें कोई स्ट्रेशन नहीं होता, कोई रेखाएं, कोई पट्टिकाएं, कोई भी नई चीज ऐसी नहीं होती। सेल्स जंक्शन, अब ये देखिए एक दूसरे से जुड़ेंगी कैसे, इनमें सेल जंक्शन होते हैं, ये आपस में इससे 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 आपस में जुड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया ना दूसरा, उसी में फिर ये इस तरीके से ये सेल जंक्शंस होते हैं, और इस सेल जंक्शंस की वजह से आपस में जुड़ी रहती हैं। कहेंगे सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन क्या करती हैं, इनको आपस में जुड़ी रहती हैं। तो पूछा जाए आपसे कि स्मूथ मसल्स आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, कहेंगे सेल जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। कैसे जुड़ी रहती हैं, सेल जंक्शन से। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू सीथ से पूरा का पूरा बंडल को आप इस तरह से घेर सकते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू सीथ से बंद रहती, इनक्लोजर मतलब बंद रहना, ठीक है। तो पूरी बात यह है कि स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रिप्ड, इनवॉलंटरी होती हैं। दीज फाइबर्स आर टैपर एट बोथ एंड, जिसको हम कहेंगे डू नॉट शो स्ट्रेशन, कोई स्ट्रेशन नहीं होता। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, इनको एक साथ रोके रहता है। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू, आगे बता रहे प्रेजेंट इन, कहां पाई जाती हैं, कहेंगे वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कहां, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ब्लड वेसल्स। आपसे कहा जाए ब्लड वेसल्स को जरा सिकोड़ कर दिखाओ, है ना, कर पाएंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। स्टमक के मोमेंट को आप अपने आप रोक दीजिए, है ना, जो इसमें रिलैक्स और कांटेक्ट स्टमक ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, उसको रोकिए, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही मोमेंट होता है, इस मोमेंट को आप रोकिए, नहीं रोक पाएंगे। तो यानी ये सब कहां है, कहेंगे प्रेजेंट इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसा कि ब्लड वेसल्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और भी बहुत सारी जगह, ठीक।
कहेंगे इनका जो फंक्शन होता है वो इनवॉलंटरी इन नेचर होता है। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, इनका फंक्शन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी कह रहे हैं इसका मतलब कहेंगे वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली, हम इसकी इच्छा से या सोच के, है ना, बाय थिंकिंग अबाउट इट, हम ये कहें कि सोच कर और अपनी इच्छा से हम ये चाहें कि इसको कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये रही बात किसकी, कहेंगे स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स की बात हम कर लिए। मसल्स टिश्यू में हम स्केलेटल और स्मूथ की बात कर लिए। अब बचा क्या, कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स कहेंगे स्टार्टेड इनवॉलंटरी, स्टार्टेड एंड इनवॉलंटरी, स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, स्टार्टेड एंड वॉलंटरी। स्केलेटल मसल स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, स्टार्टेड एंड वॉलंटरी। जबकि स्मूथ मसल्स कहेंगे नॉन स्टार्टेड इनवॉलंटरी, नॉन स्टार्टेड इनवॉलंटरी। इसमें क्या होंगे, धारियां, इसमें कोई धारी नहीं पाई जाएगी। ये क्लोजली अटैच होती है बोन से, जैसे कि बाइसेप्स की क्या होती है, पैरेलली अरेंज होती हैं। कहेंगे सीथ, ये किस चीज से करेंगे, यानी इंक्लोजेस बाय सीथ। सीथ किसकी बने, टफ कनेक्टिव टिश्यू की, किसकी, टफ कनेक्टिव टिश्यू की। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रिप्ड और इनवॉलंटरी होती हैं। दीज फाइबर, इनमें जो फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, टैपरिंग ऑन बोथ एंड। और टैपर अगर बोथ एंड कोई स्ट्रक्चर तो उसे क्या बोला जाता है, फ्यूजिफॉर्म। जैसे कि रेडिस क्या है, फ्यूजिफॉर्म। शकरकंद क्या है, फ्यूजिफॉर्म। यानी ये स्ट्रक्चर, यानी दीज फाइबर्स आर टैपर्ड एट बोथ एंड, दोनों किनारों पर टैपर होती है यानी फ्यूजिफॉर्म। डू नॉट शो स्ट्रेशन, इनमें कोई भी रेखाएं नहीं पाई जाती। आगे बता रहा सेल जंक्शन इनको आपस में जोड़े रहता है। दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीथ प्रेजेंट इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन में। आगे बता रहे हैं इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब इनका जो फंक्शन है वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब वी आर, अगर आप पूछा जाए कि इसका मतलब क्या, कहेंगे वी यूजुअली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट मेयरली, अपनी इच्छा से हम चाहकर या सोचकर इसे हम कॉन्टैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। इतनी बातें किसके बारे में, स्केलेटल और स्मूथ मसल्स के बारे में। अब एनसीईआरटी वाले भाई साहब क्या लिख रहे हैं, मसल्स टिश्यू से जरा पढ़ते हैं। कह रहे हैं ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल अरे। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कार मायोफाइब्रिल्स। मसल्स फाइब्रिक कॉन्टैक्ट यानी शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स यानी लेंथन एंड रिटर्न टू देयर uncontracted यानी uncontracted state in a coordinated fashion. Their action moves, इसके चलते their action moves the body to adjust change in the environment and to maintain the position of various parts of the body. In general, muscles play an active role in all movements of body. Muscles are three types: skeletal, smooth and cardiac. Skeletal muscle tissue, अब आगे बता रहे हैं skeletal muscle tissue is closely attached to the skeletal bones. In a typical muscle such as biceps, striated यानी stripped होंगे, skeletal muscles fiber are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. ठीक, आगे बता रहे हैं, आप देखेंगे स्मूथ फाइबर की। स्मूथ मसल्स फाइबर आर टैपर एट एंड यानी दोनों एंड पर फ्यूजिफॉर्म होंगी एंड डू नॉट शो स्ट्रेशन। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। The wall of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary. Involuntary का मतलब as their functioning cannot be controlled, cannot be directly controlled. We usually are not able to, पूरी बात समझ रहे? We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. जैसा कि हम skeletal muscles के साथ करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। इतनी बातें एकदम आराम से नोट कर लीजिए। चलिए कार्डियक मसल्स हम बात करेंगे किसकी, कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स टिश्यू इज कंट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, केवल और केवल हार्ट में पाई जाती है कार्डियक मसल्स टिश्यू। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, आप फिगर में देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कम्युनिकेशन जंक्शन या इसी को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क एट सम पॉइंट यानी फ्यूजन पॉइंट्स, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। दैट इज, इसका क्या मतलब है, व्हेन वन सेल रिसीव एज अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स मतलब पड़ोसी सेल्स, है ना, आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। पूरी कहानी का क्या मतलब है, पूरी कहानी का मतलब है कार्डियक मसल सेल्स। देखिए स्ट्रक्चर वाइज अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्ट्रेशन होगा यानी रेखाएं इसमें होंगी, पट्टिकाएं होंगी, ठीक है ना। और इसमें यानी स्ट्रक्चर वाइज कैसा कहेंगे, स्ट्रैटेड है।
लेकिन फंक्शन वाइज कैसा, इनवॉलंटरी। आप अपने हिसाब से धड़कने घटा बढ़ा नहीं सकते। एक्सरसाइज से घटती बढ़ती है ये अलग बात है, लेकिन आप बैठे रहिए, उसके बाद क्या करिए, यानी हार्ट की जो बीट करने वाली है ना कैपेसिटी, यानी हार्ट क्या कर रहा, बीट कर रहा, लब डब साउंड है, उसको बदल दीजिए आप कि लब 1 घंटे बाद आएगी, डब 2 घंटे बाद आएगी। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, यानी इनवॉलंटरी इन फंक्शन है, यानी फंक्शन वाइज क्या इनवॉलंटरी, स्ट्रक्चर वाइज क्या स्टार्टेड। ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। क्लियर बात। कहेंगे कैसे, कहेंगे नॉन स्टार्टेड है या स्टार्टेड, कहेंगे स्टार्टेड है। वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, कहेंगे इनवॉलंटरी। स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, सॉरी इनवॉलंटरी, स्टार्टेड एंड इनवॉलंटरी, स्टार्टेड एंड इनवॉलंटरी। आगे बता रहे हैं कि मसल्स, कार्डियक मसल्स टिश्यू जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं। ये कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहता है। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन की प्रोसेस बंद हो जाए तो आदमी भी बंद हो जाता है, फिर उसके बाद उसको पढ़ना लिखना नहीं रहता, ठीक है ना। तो यही एक चारा है। खैर, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, 22 बार थे तो पता चल गया। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, कार्डियक मसल्स टिश्यूज जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं, ये कहां पाए जा रहे हैं, केवल हार्ट में पाए जा रहे हैं। आगे बता रहे इसमें सेल जंक्शंस बनते हैं, है ना। सेल जंक्शन कह रहे हैं, सेल जंक्शंस जो होते हैं ना, सेल जंक्शंस का मतलब हो गया कि एक टिश्यू ये, एक ये, फिर उसके बाद ये देखिए इसमें बनाया गया है इसी तरीके से। आगे ये यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से, फिर ये देखिए यहाँ से इधर, और ये ऐसे, ये हो गया सेल जंक्शन। ये वाला जो पॉइंट है वो है सेल जंक्शन। फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, ये फ्यूज कर जाती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्डियक मसल सेल्स के, ठीक। एंड मेक देम टुगेदर एज अ यूनिट, मेक देम टुगेदर एज अ यूनिट। ये बात नहीं लिखी गई, चलिए लिख लीजिए, मेक देम टुगेदर एज अ यूनिट। इस बात को लिख लीजिए उसी में, ठीक। यानी कुल मिलाकर बात क्या है कि सेल जंक्शन फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल जंक्शंस फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम टुगेदर, और उसको क्या करते हैं, एक साथ रखने का काम करती हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बस यही है इसमें, एक कम्युनिकेशन जंक्शन, या इसी को कह लीजिए इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कह लीजिए, इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है एट सम फ्यूजन पॉइंट्स पर, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स पर। इंटरकैलेटेड डिस्क या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन, इसका काम क्या है, कहेंगे ये कम्युनिकेट करती है। कैसे, मतलब एक सेल हम ट्रांसफर, यानी जैसे एक सेल यहां पर है, ये कांटेक्ट करी तो इसके पड़ोसी वाली सेल भी अपने आप कांटेक्ट कर जाएगी। एक सिग्नल यहां आया कांटेक्ट करने के लिए, तो ये वाली, तो यानी पूरे मसल्स फाइबर्स में यही सिस्टम पूरा लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी सेल जंक्शंस फ्यूज टुगेदर, मसल्स आपस में फ्यूज करके एक यूनिट अपना बना रही। आगे बता रहे कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पाई जानी, एट सम फ्यूजन पॉइंट पर, फ्यूजन वाले पॉइंट पर पाई जाती है। सिर्फ यही याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है ना। जो कि अलाउ टू सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, एक इकाई की तरह कॉन्ट्रैक्ट करें। मतलब क्या है, कहेंगे व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल, कोई सिग्नल अगर किसी एक सेल के पास आती है, ठीक, तो ये कॉन्टैक्ट करेगी, जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट करेगी। सेल का मतलब ये वाला सेल नहीं, फाइबर है इसमें, एक्चुअली ये क्या है, फाइबर है, लंबे लंबे ये फाइबर। अब ये कांटेक्ट करेगी तो दूसरा इसके पड़ोसी वाला फाइबर ये भी क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, और ये फाइबर इस तरीके से इसमें अरेंज है जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है। अब एक सिग्नल पे आया तो सारी एकदम आसपास वाली किसी एक सिग्नल, एक सेल के पास सिग्नल आया कांटेक्ट करने के लिए, तो इसके अड़ोस पड़ोस की सेल आगे पीछे की सभी एक साथ कांटेक्ट करेंगे। यह ना कि तुम कर लो तो फिर हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। यानी इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि एज अ यूनिट कंट्रैक्शन होता है इसमें। व्हेन वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर सेल आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में होता रहता है। तो पूरी बात क्या कार्डियक मसल्स में कि स्ट्रक्चर वाइज ये स्ट्रक्चर्ड है और फंक्शन वाइज इनवॉलंटरी है। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है या उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता है। कैसे फ्यूज रहती हैं आपस में, कहेंगे सेल जंक्शन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करके इसको एक यूनिट में बांधे रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, कहेंगे फ्यूजन पॉइंट पर कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इसीलिए ये क्या करती है, कहेंगे सेल को कॉन्टैक्ट करती है एज अ यूनिट। आगे बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, कहेंगे when one cell receive a signal to contact, its neighbor also stimulated to contract। पूरी कहानी ये है, यही बात इसमें बताई जा रही है। अब आगे चलते हैं न्यूरल टिश्यू। आगे क्या, न्यूरल टिश्यू, इतनी बातें नोट करिए, फिर न्यूरल टिश्यू। आगे चलते हैं न्यूरल टिश्यू पर।
ठीक, न्यूरल टिश्यू में कह रहे हैं न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। यानी न्यूरल टिश्यू का सबसे ज्यादा कंट्रोल कहाँ होता है? पूरी बॉडी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। और यही रिस्पॉन्स कह रहे हैं ना कि बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी कि बॉडी की क्या कंडीशन है, ये इस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका? कहेंगे न्यूरल टिश्यू का। आगे बता रहे न्यूरॉन्स क्या होता है? कहेंगे न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। ये एक्साइट वाली सेल्स होती हैं, यानी इसमें एक्साइटेशन होता रहता है, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। दूसरी बात, न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया मेक अप more than 1/2 of the volume of neural system या neural tissue in our body। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है कि when a neuron is suitably stimulated an electrical disturbance is generated which swiftly travel, बहुत तेजी से ट्रेवल करती है along its plasma membrane। और उसके बाद आगे बता रहे हैं arrival the disturbance at the neurons ending या फिर output zone triggers the event that may cause stimulation या फिर inhibition of adjacent neurons या फिर other cells, जिसके बारे में हम चैप्टर 21 में पढ़ेंगे। इतनी बातें बताई जा रही, यानी न्यूरल टिश्यू किससे मिलकर बना था? तो कहेंगे न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल सेल से। न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होती? कहेंगे ये भी एक सेल्स है, लेकिन न्यूरॉन्स के अलावा भी न्यूरोग्लियल सेल्स है, जिसको आमतौर पर न्यूरोग्लिया कहा जाएगा, बहुविकल्पीय बहुवचन में न्यूरोग्लिया कहा जाएगा। ये हो जाएगा न्यूरॉन से हो जाएगा न्यूरोग्लियल सेल्स, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कहेंगे न्यूरल टिश्यू। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, यहां पर दो चीजों की बात करिए। न्यूरॉन्स कहेंगे एक्साइटेबल सेल्स होती है। कैसी होती है? एक्साइटेबल सेल। कैसी होती है? एक्साइटेबल सेल्स। यूनिट ऑफ ये क्या है? कहेंगे यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये क्या है? यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स इज अ यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स इज अ यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। आगे बता न्यूरोग्लियल सेल्स, ये कंस्टिट्यूट बाकी बचे पार्ट को कौन बनाएगा? कहेंगे कंस्टिट्यूट द रेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम या फिर न्यूरल टिश्यू। न्यूरल सिस्टम या फिर न्यूरल टिश्यू, यानी न्यूरल टिश्यू में क्या होगी? कहेंगे न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया कह लीजिए। कंस्टिट्यूट द रेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरल। ये क्या करती है? कहेंगे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। किसको भाई? इसका काम क्या है? कहेंगे इस न्यूरॉन को रक्षा करो, इनको सपोर्ट करो कि तुम और एक्साइट हो। कि एक्साइटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है किसी काम के लिए, या तो वो काम बंद करो या वो काम करो। इसका ऑर्डर कहां से आएगा? कहेंगे इसी न्यूरॉन से आता है। न्यूरोग्लिया मेक मोर देन 1/2 यानी आधा भाग, मोर देन 1/2 यानी आधा से ज्यादा भाग है ना। इस न्यूरल टिश्यू का अगर पूरा वॉल्यूम हम मान ले कि अगर कितना है, कहेंगे 5 ml ऐसा माने, या 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर ऐसा माने, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर में तो कहेंगे 2.5 से ज्यादा क्या है? कहेंगे यही है न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया। तो इसी बात को बता रहे हैं कि यानी कि न्यूरोग्लिया मेक मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। फिर अब यहां से जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन न्यूरॉन्स, ठीक है, इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, अगर न्यूरॉन्स को सुटेबली स्टिमुलस मिला, ठीक, चाहे ब्रेन से चाहे किसी इफर्ट से, वो दोनों काम अब इफेक्टर से है ना। व्हेन न्यूरॉन्स या व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, तो क्या होगा? न्यूरॉन क्या होती है? कहेंगे लंबी लंबी सेल्स होती हैं इस तरीके से। इधर की तरफ आप देखे होंगे क्या होता है? एक्सॉन, और इधर की तरफ एक्सॉन एंडिंग होती है। ये होता है एक्सॉन, और यहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से बना रहता है ये इस तरीके से, इस तरीके से ये ऐसे आप या ऐसे बना लीजिए सेल बॉडी, फिर उसके बाद ये डेंड्राइट्स ऐसे। अब दूसरे में क्या होगा? कहेंगे दूसरा या तो सेल लगा रहे इसी तरीके का, ऐसे इस तरीके का, और ये लंबी न्यूरॉन, फिर ये एंडिंग, ठीक है ना, जहां नॉब की तरह दिखेगा आपको, इसमें मटेरियल भरा रहता है। और यहां जब आप बना लें इसको अगर ढंग से, तो आपको लगेगा ये इस तरीके से होती है। ये आपको दिखाई देगा जब वहां आप पढ़ेंगे। हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी न्यूरॉन्स के पास एक सिग्नल आया, तो ये सिग्नल क्या होगा? कहेंगे ये एक सिग्नल आ गया, यानी एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। इस पे एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस का मतलब प्लस माइनस वाला जनरेट होगा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो यानी व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली, वो बहुत तेजी से ट्रेवल करता है अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्विफ्टली का मतलब गाड़ी का नाम स्विफ्ट डिजायर, ऐसे लिखते हैं स्विफ्ट डिजायर, यानी तेजी से चलने वाली चीज, बहुत मतलब माइक्रो सेकंड में दूरी, यानी स्विफ्टली का मतलब बहुत तेज स्पीड से चलने वाली चीज है ये, इसलिए स्विफ्टली कहते हैं। स्विफ्ट डिजायर कार है उसके पास, स्विफ्ट का मतलब तेज चलने वाली कार।
ठीक। तो एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत तेजी से यहां पहुंच गई। अब यहां पहुंचने के बाद क्या कहेंगे, इस एंड पर ये आ गई, कहेंगे अराइवल द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग। जब इस एंडिंग पर आ जाए, या फिर इसे कह लीजिए आउटपुट जोन, यानी जब ये यहां पर पहुंच गया, ये सिग्नल इस तरीके से आ रहा और कहां पहुंच गया, यहां पर। अब क्या होना है, कहेंगे ट्रिगर्स द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन। यहां पर एक ट्रिगर्स का मतलब यानी अब तबाही मचाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिगर्स का मतलब जनरेट करना, या तो सिग्नल दूसरे में, या कुछ काम जिस काम के लिए वो आया था। तो यानी ट्रिगर्स द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन या फिर अदर सेल्स। अब ये जहां पर आया, हो सकता है कि ये दूसरी सेल हो, जैसे हमारे मसल सेल्स होती हैं, मसल फाइबर पे आ गया ये, तो मसल फाइबर पे जो कंट्रोल करना है, मसल फाइबर का काम है, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा हार्मोन या कुछ भी निकाल रहा है तो उसको इनहिबिट कर दीजिए, अब वो काम ना करे। इसी तरह से इसको या तो एक्साइट करिए अब अगली वाली सेल को, अगली वाली न्यूरॉन्स को, या फिर इसको इसका जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करिए। तो ये बातें आपको इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में 21 में डिटेल में। तो क्या बताया जा रहा है, यानी अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग, न्यूरॉन्स के एंड पर आ जाएंगी। जब ये एंडिंग बोलते हैं इसको, न्यूरॉन्स एंडिंग या आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन या इनहिबिशन एडजेसेंट न्यूरॉन्स या फिर अदर सेल्स। आगे बताया जा रहा है एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि अगले पेज पे लिखा हुआ है, ये यहां पर जब आप पढ़ेंगे आर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, तो आवर हार्ट कंसिस्ट ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, जिसमें कि इपिथेलियल होगा, कनेक्टिव होगा, मसल्स होगा और न्यूरल टिश्यू। हमारे हार्ट में क्या होती है, सभी टाइप की सेल्स होती हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर जिसको मसल्स कहा जाएगा, और न्यूरल टिश्यू। क्लियर है इतनी बातें? तो ये रहा पूरा एकदम बिल्कुल, यानी अब टिश्यू सिस्टम पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, टिश्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा, पहले क्वेश्चंस लगाएंगे सारे के सारे जितने नीट एग्जाम में आए, फिर हम बात करेंगे काकरोच की। काकरोच अपने सिलेबस में है, इसलिए काकरोच और फ्रॉग पढ़ना जरूरी है। ठीक, छोटे छोटे हैं, ज्यादा नहीं, इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या चीजें हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना, जितना एनसीईआरटी में सिर्फ उतना ही पढ़ना है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी। जो एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ लेते हैं वो डॉक्टर से ज्यादा जान जाते हैं, और जब डॉक्टर से ज्यादा जान जाते हैं तो डॉक्टर बनेंगे कैसे, बात को समझिए। जैसे जिनको बहुत पढ़ाया जाता है ना कि वो एकदम डॉक्टर के लेवल का पूरा पढ़ा दिया जा रहा है, वो ऑलरेडी डॉक्टर बन गए हैं, अब उनको डिग्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो पहले ही पढ़ के डॉक्टर हो गए, तो अब क्या करेंगे डिग्री का। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खूब मजा आ रही है, और उसके बाद किसी डॉक्टर को देखते हैं तो अरे ये तो कम जानता है, लेकिन भैया वो डॉक्टर है, आप नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, आपसे ज्यादा समझदार है, वो कम जानता है क्योंकि वो डॉक्टर है, और आप नहीं जानते हैं, मतलब आप ज्यादा जानते हैं लेकिन फिर भी आप डॉक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझदार नहीं है। तो समझदारी इसी में है कि जितना एनसीईआरटी में पहले उसको पढ़िए और किसी हाल में सिलेक्शन लीजिए। नीट में जब सेलेक्ट हो जाएंगे नीट एग्जाम में, तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, फिर वहां डिटेल पढ़िए चाहे मत पढ़िए, ये अलग बातें हो जाती हैं। तो काबिल बनना छोड़ दीजिए कि और ये वहां तो बहुत बढ़िया पढ़ाया जा रहा, एकदम डॉक्टर बना दे रहे हैं, नहीं बन पाओगे। किसी के बनाने से कोई डॉक्टर थोड़ी बनेगा, वो एक टीम वर्क काहे कर रही है डॉक्टर बनाने के लिए। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ये नहीं कि इसके अंदर घुस गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये देखिए ये होता था मेडिकल कॉलेज में, ऐसे बताया जाता, सब बकवास, बेकार बातें। जितना जरूरी नीट के लिए सिर्फ उतना पढ़ना जरूरी है पहला, इसके अलावा आप पढ़ रहे हैं समझ लिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ज्यादा पढ़ने वालों का सिलेक्शन कभी नहीं होता, वो ज्यादा पढ़ के डॉक्टर से इंजीनियर से ज्यादा जान जाते हैं, काबिल बनते हैं, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूं। अरे तुम जान के भी क्या करोगे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादा जानने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है जो उसके जो कम जानने वाले के पास है, क्योंकि वो डॉक्टर है। इसलिए दिमाग पढ़ाई में लगाइए, एनसीईआरटी भर रहे, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।